अपन बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि जो अपन ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी अपन ने ग्राफ बनाए थे कि उनका अपने पास क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला जो अपने पास आ रहा है वो क्या है, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अपने को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अपने को ग्राफ खींचना है। तो लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन अपने को क्या करना है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन भी कंसीडर करना है, मतलब वाई भी कंसीडर करना है, और साथ के साथ अपने को लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है मतलब एक्स भी क्या करना है, कंसीडर करना है। एक तरीके से मेरे को क्या करना है, एक ही ग्राफ में क्या करना है, पी टोटल वर्सेस एक्स का वेरिएशन दिखाना है और पी टोटल वर्सेस वाई का वेरिएशन दिखाना है। तो इसके लिए अपने को वही करना पड़ेगा कि जो पी टोटल है अपने पास, ये पी टोटल एक्स के साथ कैसे वेरी हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो अपन ने सॉल्यूशन ले रखा है, और साथ में जो पी टोटल है वो वाई के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है जो कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं उसके साथ। तो ग्राफ खींचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पी टोटल वर्सेस एक्स में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। सिमिलरली अपने को क्या करना पड़ेगा, पी टोटल वर्सेस वाई में क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। मतलब एक इक्वेशन अपन डिराइव करेंगे और उस इक्वेशन को यूज़ करके अपन क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड प्रेजेंट है, दोनों क्या है, वोलेटाइल है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का अपने पास सॉल्यूशन है। तो एक तरीके से मैं क्या करता हूँ कि किसी एक कंपोनेंट का रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं पी टोटल के साथ। मतलब मैं क्या करूँगा अभी कि पी टोटल वर्सेस एक्स ए के बीच में रिलेशन निकालूंगा, उसके हिसाब से मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, और पी टोटल वर्सेस वाई ए के बीच रिलेशन निकालूंगा, और जो इक्वेशन आई उसको यूज़ करके मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो अभी अपने को वही करना है कि ये वाला जो रिलेशन अपने को ये फाइंड करना है। तो पहला केस जो अपन लेके चल रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं अपन किसके लिए, वेपर फेज के लिए। तो वेपर फेज में अपने को क्या करना है, पी टोटल वर्सेस वाई ए के बीच का रिलेशन निकालना है। अगर वाई ए के बीच का रिलेशन निकालना है तो यहाँ से अपने को वाई बी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को पता है कि जो एक सॉल्यूशन है उसमें वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या रहेगा, अपने पास 1 रहेगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है ए और बी। तो यहाँ से मैं वाई बी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ कि वाई बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 माइनस वाई ए। तो 1 माइनस वाई ए को उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इक्वेशन अपने पास कुछ ऐसा दिखेगा कि 1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई अपने पास आ जाएगा 1 माइनस पी बी नॉट। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, जो कि अपने पास क्या है कि पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू वाई ए। तो अपने पास ये पी ए नॉट, पी बी नॉट, पी ए नॉट, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो एक तरीके से अपने पास रिलेशन आ गया किसके बीच, पी टोटल और वाई ए के बीच। तो पी टोटल और वाई ए के बीच जो अपने पास रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को अपन यूज़ करके क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि अपन आगे बनाएंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, सेम तरीके का रिलेशन निकालेंगे किसके लिए, लिक्विड फेज के लिए। सेम तरीके का रिलेशन मतलब अपन क्या करने वाले हैं आगे कि पी टोटल वर्सेस एक्स ए के बीच का अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। उसके लिए अपने को एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर मैं वापस वही चीज़ बोलूँ कि जब अपन लिक्विड फेज़ में बात करेंगे तो लिक्विड फेज़ में जो अपने को मोल फ्रैक्शन रहेगा उसका अगर अपन पी टोटल के साथ रिलेशन लिखे तो अपन क्या लिखते हैं कि पी टोटल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो अभी अपने को जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है किसके बीच, पी टोटल वर्सेस एक्स ए के बीच। तो अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्स बी को एलिमिनेट करके उसको एक्स ए के टर्म्स में रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो वही अपने पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी एक सॉल्यूशन में। तो जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रहेगा उनका एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा 1। तो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स ए। तो जो अपने पास एक्स बी आया 1 माइनस एक्स ए, इसकी वैल्यू मैं उठा के क्या कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ। तो अपने पास जो फाइनली ये फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा अपने पास पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट
और जो अपने पास ये एक्स बी था इसकी जगह अपने को क्या रखना है, 1 माइनस एक्स ए पुट करना है। तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया क्या, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि अपने पास क्या है कि पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी बी नोट इंटू एक्स ए प्लस अपने पास क्या आ गया पी बी नोट। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, पी टोटल वर्सेस एक्स ए का रिलेशन निकाला, पी टोटल वर्सेस एक्स ए का जो रिलेशन निकाला है वो अपने पास क्या आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है क्या कि पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी बी नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट। और जो अपन ने पी टोटल वर्सेस वाई ए का अपन ने रिलेशन निकाला, तो पी टोटल वर्सेस वाई ए का रिलेशन अपने पास आ रहा था कि पी टोटल इक्वल टू पी ए नोट इंटू पी बी नोट डिवाइडेड बाई पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट इंटू वाई ए। तो अपने पास जो फाइनली दो इक्वेशन आ गई, तो इन इक्वेशंस को अपने को यूज़ करके क्या करना है, ग्राफ बनाना है किस किस के बीच, पी टोटल वर्सेस एक्स ए, और उसी ग्राफ में अपने को क्या करना है, पी टोटल का वेरिएशन दिखाना है किसके साथ, वाई ए के साथ। अब अपन क्या करेंगे, जो वो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में अपन एक और चीज़ दिखाना है कि जो रीजन्स आएंगे उसमें अपन आगे देखेंगे कि उस ग्राफ में क्या आएंगे, अलग अलग रीजन्स आएंगे। तो उन रीजन्स में अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि किस रीजन में जो सॉल्यूशन है अपने पास वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, किस रीजन में लिक्विड के साथ साथ वेपर मतलब दोनों एग्जिस्ट करेगा, एक तरीके से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा, और किस रीजन में सिर्फ अपने पास क्या रहेगा, वेपर प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अपन इस ग्राफ को नाम दे रहे थे कि प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। तो कंपोजिशन फेज डायग्राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फेज अलग अलग फेज को अपन उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले कि कहाँ पे वेपर रहेगा, कहाँ पे लिक्विड रहेगा, और कहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अपन वही ग्राफ खींचने वाले हैं। तो इस वाले एक्सिस पे और इस वाले एक्सिस पे अपन ने क्या ले रखा है, प्रेशर ले रखा है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस वाले एक्सिस पे अपन ने क्या ले रखा है, मोल फ्रैक्शन ले रखा है। तो एक तरीके से अपन प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचने वाले हैं लिक्विड फेज और वेपर फेज के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि जो अपन ने सॉल्यूशन ले रखा है उसमें दो कंपोनेंट है अपने पास, क्या, ए एंड बी, और ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। तो यहाँ पे वोलेटाइल नेचर की भी बात कर रहा है कि जो वोलेटाइल नेचर है वो कुछ इस तरीके से कि जो ए का वोलेटाइल नेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। तो क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, और ए का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है और बी का वोलेटाइल नेचर कम है, मतलब ए ज़्यादा वेपर बनाएगा और बी क्या बनाएगा, कम वेपर बनाएगा। तो ए ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो अगर जब मैं ए की बात करूं तो जो ए का अपने पास एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर रहेगा पी ए नॉट हैज़ कम्पेयर टू पी बी नॉट, बी का जो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मतलब अपने पास जो पी ए नॉट है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा और पी बी नॉट क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो उसी हिसाब से अपन ने क्या कर रखा है, ग्राफ में भी दिखा रखा है कि पी बी नॉट जो है वो कम है, पी ए नॉट जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। और नीचे वाली अगर एक्सिस पे देखोगे, इस वाले एक्सिस पे, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन भी दिखा रखा है एक्स ए और एक्स बी, और साथ में वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन भी दिखा रखा है अपन ने क्या, वाई ए एंड वाई बी। क्योंकि अपन स्टार्टिंग में भी बोला था कि अपन अभी जो ग्राफ बनाने वाले हैं उसमें अपन क्या करने वाले, पी टोटल वर्सेस लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ वेरिएशन देखना चाह रहे हो, साथ में उसी ग्राफ में अपने को क्या करना है, पी टोटल वर्सेस वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ जो वेरिएशन है उसको अपन दिखाने वाले हैं। और इसी के करस्पॉन्डिंग अपन ने दो इक्वेशंस निकाले भी थी, तो उन्हीं को यूज़ करके अपन अभी ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये एक्स ए है, एक्स बी है, वाई ए है और वाई बी है, इनका वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। तो वही है कि जब अपने पास एक्स ए ज़ीरो रहेगा तो एक्स ए ज़ीरो रहेगा, मतलब ए अपने पास बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अगर सॉल्यूशन में ए नहीं है मतलब पूरा का पूरा क्या है, बी, मतलब एक्स बी क्या रहेगा, तब 1 रहेगा। तो अपन ने वही दिखा रखा है कि जब एक्स ए ज़ीरो है तो एक्स बी क्या रहेगा, 1 रहेगा। और सिमिलरली जब अपन क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पे एक्स ए ज़ीरो था तो यहाँ पे एक्स ए क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स ए अगर अपने पास जब 1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में पूरा का पूरा अपने पास क्या है, ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है मतलब बी नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा मतलब बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्स बी क्या हो जाएगा, जब एक्स ए 1 रहेगा तो एक्स बी क्या रहेगा अपने पास 0। और सेम तरीके से जब एक्स ए 0 रहेगा मतलब एक्स बी क्या रहेगा अपने पास 1 रहेगा। तो अभी अपन आते हैं किसके ऊपर, वेपर फेस किस तरीके से वेरी हो रहा है, ये अपने पास नई चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इसको आराम से समझ सकते हो तुम, कि जब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एक्स ए 0 है
तो एक्स ए ज़ीरो है, मतलब सॉल्यूशन में तो अपने पास ए तो है ही नहीं। अगर ए है नहीं तो ए का वेपर बनेगा नहीं, और ए का वेपर नहीं बनेगा मतलब वेपर फेज़ में जो ए का मोल फ्रैक्शन रहेगा वाई ए, वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इसलिए वही दिखा रखा है कि जब एक्स ए ज़ीरो रहेगा तब वाई ए भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सेम चीज़ अपन तब बोल सकते हैं जब अपने पास एक्स ए क्या है, 1। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब अपने पास एक्स ए 1 है मतलब अपने पास पूरा का पूरा क्या है, ए। तो जितना भी वेपर बनेगा अभी सारा का सारा वेपर किसका बनेगा, ए का ही बनेगा। तो सारा का सारा वेपर ए का ही बनेगा, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब एक्स ए 1 है तब वाई ए भी क्या है अपने पास, 1। और सेम चीज़ अपन बी के लिए बोल सकते हैं कि जब एक्स बी अपने पास 1 है तब वाई बी अपने पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। और एक्स बी जब अपने पास 0 है तो वाई बी भी अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन का वेरिएशन देख सकते हैं वेपर फेज़ में और लिक्विड फेज़ में। एक और चीज़ है अपने पास कि जब अपने पास एक्स ए ज़ीरो है, एक्स ए ज़ीरो मतलब पूरा का पूरा अपने पास क्या है, बी है। तो जो प्रेशर आएगा वो भी किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से आएगा, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन कितना अपने पास, 1। तो जो वेपर बनेगा सिर्फ बी का बनेगा, तो जो प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, पी बी नोट के बराबर रहेगा। तो ये वाली चीज़ अपन पहले भी बात कर चुके हैं जब अपन ने ग्राफ्स बनाए थे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड। तो वहाँ पे अपन एक चीज़ बोला भी था कि जो पी टोटल होता है वो पी ए नोट और पी बी नोट के बीच में ही प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि जब एक्स अपने पास 1 है तो एक्स भी अपने पास क्या है, 0 है, मतलब अपने के पास पूरा का पूरा क्या है, ए ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अगर ए ही प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर रहेगा वो भी किसके बराबर रहेगा, एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि प्रेशर किसके बराबर है अपने पास, पी बी नोट और पी ए नोट के बराबर। तो अपने पास जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें तो क्या रहेगा, बीच का कुछ कंपोजिशन रहेगा 0 से 1 के बीच। तो उसके लिए अपने को ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे ये इक्वेशंस निकाली थी। तो हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाली थी वो इस टाइप से थे कुछ, कि पी टोटल वर्सेस एक्स ए के बीच जो अपन ने रिलेशन निकाला था वो इस टाइप से आ रहा था कुछ, तो भी ये वाला इक्वेशन। इसी तरीके से अपने पी टोटल वर्सेस वाई ए के बीच जो रिलेशन निकाला था वो कुछ इस तरीके से ये वाला इक्वेशन अपने पास आ रहा था। अब अपने को क्या करना है, इन इक्वेशन को यूज़ करके ग्राफ बनाना है। तो पहला वाला इक्वेशन अगर तुम देखोगे ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे अपने को जो ग्राफ बनाना है वो किसके बीच बनाना है, पी टोटल वर्सेस एक्स ए। तो इसको अपने रखा वाई एक्सिस पे तो ये बन गया अपने पास वाई, इसको रखा अपने को एक्स एक्सिस पे तो ये बन गया अपने पास एक्स। और ध्यान से देखोगे तो पी ए नोट माइनस पी बी नोट एक कांस्टेंट रहेगा, तो ये बन गया अपने पास एम। और पी बी नोट भी एक कांस्टेंट है, मतलब ये बन जाएगा क्या, इंटरसेप्ट सी। तो अपने पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन आ रहा है। तो यही वाला इक्वेशन अपन ने पहले भी निकाला था, क्योंकि अपन पहले भी वही कर रहे थे कि पी टोटल वर्सेस वेपर फेज का अपन ने ग्राफ खींचा था। तो सेम तरीके का ग्राफ आएगा क्योंकि सेम इक्वेशन रहेगी। तो अगर यहाँ से अगर अपन इक्वेशन बनाना चाहिए अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कि पी टोटल जो रहेगा पी बी नोट और पी ए नोट के बीच वेरी करेगा, और जो वेरिएशन आएगा ग्राफ में वो कुछ इस तरीके से आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वाला लाइन हो गया अपने पास किसके लिए, लिक्विड फेज़ के लिए। तो लिक्विड फेज़ का जो ग्राफ आएगा अपने पास वो कुछ ऐसा आ जाएगा, लिक्विड फेज़ का जो मोल फ्रैक्शन है उसका पी टोटल के साथ वेरिएशन। अब अगर अपन वेपर की बात करें तो यहाँ पे भी अपने को वही सेम चीज़ करना है कि पी टोटल वर्सेस वाई ए के बीच का अपने को ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे तो पी ए नोट इंटू पी बी नोट क्या है, कांस्टेंट है, पी ए नोट भी क्या है, कांस्टेंट है, और पी बी नोट माइनस पी ए नोट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई इक्वेशन यहाँ पर रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि अपने को इसको रखना है वाई एक्सिस पे, इसको रखना है अपने को किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एज सच तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर एक इक्वेशन बनाओगे तो कुछ कर्व बन के आएगा। तो वो इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा जब अपन वेपर के साथ वेरिएशन देखेंगे, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो उस ग्राफ में अपने पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही, पी टोटल का वेरिएशन दिखा रही किसके साथ, लिक्विड फेज़ का जो कंपोजिशन है उसके साथ। तो लिक्विड फेज़ कंपोजिशन मतलब एक्स के साथ क्या कर रहा है, पी टोटल का वेरिएशन ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक अपने पास क्या आ रहा है, नीचे की तरफ ये कर्व आ रहा है। तो ये कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी टोटल जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसका वेरिएशन दिखा रहा है किसके साथ, वेपर फेज़ का जो कंपोजिशन है उसके साथ। तो वेपर फेज़ कंपोजिशन के साथ मतलब वाई के साथ क्या कर रहा है, पी टोटल का वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रखा। अब इस ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो इस ग्राफ पे अपने पास 3 रीजन बन गया। पहला वाला रीजन ये है जो क्या है अपने पास, जो ये स्ट्रेट लाइन है इस लाइन के ऊपर का रीजन है। और दूसरा रीजन जो अपने पास है, जो ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है और जो ये कर्व है
इन दोनों के बीच अपने पास क्या एक रीजन है जिसको अपन क्या बोल देते हैं सेकेंड। और जो ये कर्व है इसके नीचे भी एक रीजन आ गया, उसको अपन बोल दे रहे कौन सा, थर्ड रीजन। तो इन तीनों रीजन में जो अपने पास सॉल्यूशन मिक्सचर है उसका जो स्टेट होगा वो अलग अलग होगा। तो उसी को अपने को क्या करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि सॉल्यूशन मिक्सचर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा उसके बारे में अपन अब आगे बात करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ देखना पड़ेगा। तो अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने रियल गैस करके एक चैप्टर पढ़ा था 11th में। तो रियल गैस में अपन ने बात किया था कि इसका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि एक गैस को लिक्विफाई करना है अपने को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि जब भी अपने को एक गैस को लिक्विफाई करना होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके एक गैस को क्या कर सकता हूँ मैं, जो एक गैस अपने को गिवन है उसको लिक्विड में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो प्राइमरी कंडीशंस थी एक गैस को लिक्विड में क्लासीफाई करने के लिए, और इनके लिए क्या क्या कंडीशंस थी, कब होगा कब लिक्विफाई नहीं होगा, ये सब अपन ने डिटेल में क्या किया था 11th क्लास में कंसीडर किया था जब अपन क्रिटिकल फिनोमेना पढ़ रहे थे रियल गैस के चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर मैं तुमको रिवाइज कराना चाहूँ जो अपने पास यहाँ पे चीज़ काम आने वाली है वो अपने को सिर्फ देखना है। तो अगर मैं गैस और लिक्विड फेज़ को कंपेयर करूं तो गैसियस फेज़ और लिक्विड फेज़ में जो बेसिक दो डिफरेंस होता है वहाँ उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले। तो जो पहला डिफरेंस है वो अपने पास क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है, और अगला डिफरेंस अपन बात करेंगे किसका, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में। तो गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास रिलेटिवली जो एनर्जी होती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब गैस मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या रहेगी, हायर एनर्जी रहेगी। और लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड फेज में जो एनर्जी रहेगी वो लोअर एनर्जी रहेगी एज़ कम्पेयर टू गैस। उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा रहेगा। और जबकि अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रहेगा रिलेटिवली गैस के कंपैरिजन में वो क्या रहेगा अपने पास, कम रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मेरे को क्या करना है, एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड में। तो अगर गैस को मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस की जो हायर एनर्जी है उसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, लोअर एनर्जी में। और जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है उस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को अपने को क्या करना है, कम करना है। तो दो चीज़ अगर मैं कर देता हूँ तो गैस को मैं क्या कर सकता हूँ, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहला अगर अपन बात करें एनर्जी का, तो अगर अपन बोले तो गैस के पास मेनली कौन सा एनर्जी होता है, गैस के पास मेनली जो एनर्जी होता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी। और गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अभी अपने को क्या करना है, गैस को लेके जाना है किसमें, लिक्विड में लेके जाना है। मतलब मेरे को क्या करना है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाना है। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो एक पॉइंट के बाद एनर्जी कम होता जाएगा, और कम होगा तो इतना कम हो जाएगा कि जो उसका एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, लिक्विड फेज में जो एनर्जी होता है उसके रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला फिट कंडीशन तो अपने पास क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूँ तो वहाँ से क्या होगा, एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होगा तो किसी सर्टेन टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है या जो एनर्जी वो इतना कम हो जाएगा कि वो लिक्विड फेज में जा सकता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा अपने को क्या करना है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसको अपने को क्या करना है, कम करना है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब जो अपने पास, अगर मैं इस तरीके से बना के बताऊं तुमको कि अपने पास मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें यहाँ पे पिस्टन लगा हो और यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर मेरे को कम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन पे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। मॉलिक्यूल पास पास आएंगे मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। वही अपन क्या करना चाह रहे। तो दूसरा फैक्टर अपने पास क्या होगा कि अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाऊँगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो वो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लिक्विड की रेंज में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही दो फैक्टर थे जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक गैस को अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अपने पास क्या है,
टेम्परेचर को अपन क्या करना है कम और प्रेशर को अपने को क्या करना है ज़्यादा करना है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को गैस से लिक्विड नहीं चेंज करना है। अपन ने देखा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अपन क्या बोलते हैं, अपने पास एक लिक्विड मिक्सचर है, उस लिक्विड मिक्सचर से जो वेपर बनेगा उस वेपर को अपन सेपरेट करेंगे और उस वेपर को सेपरेट करके अपन क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। तो एक तरीके से अभी अपने को क्या करना है कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मैं बात करूं तो एक तरीके से मैं क्या करता हूं, लिक्विड को कन्वर्ट कराना है मेरे को किस में, वेपर में। तो अभी मेरे को जो चेंज कराना है वो क्या कराना है, लिक्विड से किस में चेंज कराना है, गैस में चेंज कराना है एक तरीके से, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा कि मैं लिक्विड से अगर गैस जाना चाह रहा हूँ, मतलब लोअर एनर्जी से किस में जाना चाह रहा हूँ, हायर एनर्जी में। तो पहला कंडीशन मेरे पास क्या है कि टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा अपन क्या है कि लो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस से अपन कहाँ जा रहे हैं, हायर इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा। जब अपन क्या करेंगे, एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट करवाएंगे, वेपर में कन्वर्ट कराएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर अपन एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अपने पास ये दो कंडीशन हो गया, ठीक है। और अभी जो अपन बात कर रहे थे कर्व बनाने का, जो स्टार्टिंग में अपन ने बात किया था, तो वहाँ पे अपन क्या लेके चल रहे थे, टेम्परेचर को तो अपन क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे। तो अगर अपन के पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक तरीके से मेरे को क्या देखना है, प्रेशर का इफेक्ट देखना है कि जब मैं एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट कराता हूँ, गैस में कन्वर्ट कराता हूँ या फिर वेपर में कन्वर्ट कराता हूँ, तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ तो मतलब अपने पास क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है या फिर गैस बन रहा है। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि प्रेशर कम कर रहा हूँ तब क्या बन रहा है, अपने पास वेपर बन रहा है। मतलब जो लो प्रेशर रहेगा अपने पास, तो लो प्रेशर पे अपने पास क्या रहेगा, जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन मिक्सचर रहेगा, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस की फॉर्म में या फिर अपन बात करें तो वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब मेरे पास प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो मेरे पास जब प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा, तो जब मेरे पास हाई प्रेशर रहेगा तो उस केस में मेरे पास क्या रहेगा, लिक्विड फेज में वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जो भी अपन सॉल्यूशन मिक्सचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अपन बोल ही रहे हैं कि जब अपन हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि टेम्परेचर अपन क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे अपन बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे जो गिवन लिक्विड सैंपल है उसको अपन क्या कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी आएगा, उस पे क्या रहेगा कि हो सकता है उस पे अपने पास क्या हो, दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट हो। तो इन दोनों के बीच एक अपने पास क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर आएगा। तो उस इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या रहेगा, अपने पास वेपर और लिक्विड दोनों का क्या प्रेजेंट रहेगा, मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा। दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक तरीके से दोनों क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेंगे। अब अपन ने जो डिस्कस किया, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते, इसकी हेल्प से अपन जो अपन ने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में अलग अलग रीजन जो अपन ने बनाए थे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, उन रीजन्स में अपन क्या कर सकते हैं, फेज को डिफाइन कर सकते हैं जिस सॉल्यूशन मिक्सचर की अपन बात कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि उस जो सॉल्यूशन मिक्सचर का ग्राफ अपन ने बनाया, उस ग्राफ में किस तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन वापस इस ग्राफ पे आ जाए तो अपन ने देखा था कि जब हाई प्रेशर रीजन होता है तो हाई प्रेशर रीजन में अपने पास क्या होता है, जो सॉल्यूशन मिक्सचर अपन ने ले रखा है, ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन मिक्सचर क्या करेगा, हाई प्रेशर रीजन में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब जो ये लिक्विड फेज कंपोजिशन वाला ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन क्या है, हाई प्रेशर रीजन है, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो जो ये वाला रीजन है, इस लाइन के ऊपर वाला, इस वाले रीजन में क्या होता है, हर टाइम जो सॉल्यूशन मिक्सचर रहेगा और लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एकदम प्योर लिक्विड रहेगा, ठीक है। और जो ये वेपर फेज कंपोजिशन वाला अपन ने कर्व बनाया है, तो इस कर्व के नीचे वाला जो रीजन है उसको अपन लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। और अपन ने देखा था कि लो प्रेशर रीजन में क्या होगा, वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कर्व के नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होता है, वेपर प्रेजेंट होता है। तो इस रीजन में अगर तुम प्रेजेंट रहोगे तो इस रीजन में तुमको हमेशा क्या मिलेगा, वेपर ही मिलेगा। और अब जो अपने पास ये लिक्विड फेज कंपोजिशन वाला लाइन है,
और जो अपने पास ये वेपर फेज कंपोजिशन वाला कर्व है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वहाँ पे क्या है, अपन इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन मान के चलेंगे। मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड और वेपर जो है इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस वाले रीजन में क्या होता है, लिक्विड और जो वेपर है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप से अपने पास ये ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, कंपोजिशन भी दिखाया है। तो देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें अपन ने जो फ्रैक्शन लिया कुछ इस टाइप से लिया है कि जो एक्स ए है अपने पास कितना 0.2 और एक्स बी है वो कितना अपने पास 0.8। मतलब मैंने एक तरीके से 1:4 मोल रेशियो में क्या किया है, दो लिक्विड और ए बी को लिया, उनका मैंने क्या किया, लिक्विड मिक्सचर बनाया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में अगर ऐसा मान के चलो कि जो मेरी स्टार्टिंग में जो लिक्विड रहेगा अपने पास, जो ए और बी का ये मान लो कि सॉल्यूशन है, तो इस ए बी के जो सॉल्यूशन में है मैंने स्टार्टिंग में इतना प्रेशर लगा रखा है कि वो क्या करेगा, इस वाले रीजन में प्रेजेंट रहेगा। मतलब मान लो कि ये स्टार्टिंग में अपने पास जो प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर वो इतना है, तो अपने पास मतलब जो मिक्सचर है वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा पूरा किस में रहेगा, लिक्विड फेज में प्रेजेंट रहेगा। अब एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को कम करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो लिक्विड था, ये वाला लिक्विड था, इसकी सरफेस पे अपन ने क्या कर रखा है, प्रेशर लगा रखा है। अब मैं इस प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, रिलीज़ करता जा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे पिस्टन लगा हो, पिस्टन को मैं क्या करते जा रहा हूँ, ऊपर ले जाते जा रहा हूँ, प्रेशर कम करते जा रहा हूँ। तो देखो जैसे जैसे प्रेशर कम करेंगे मतलब अपन क्या आ जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा जब अपने पास क्या होगा कि जो लिक्विड था, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट के आगे अपन क्या करेंगे, लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है उस वाले रीजन में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। मतलब जो सेकंड वाला रीजन है इस वाले रीजन में अपन एंटर कर जाएंगे। तो जो ये वाला लाइन है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग पूरा क्या रहा होगा, लिक्विड रहा होगा। और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वेपर का फर्स्ट बबल अपने पास बनेगा। तो वेपर का क्या बनेगा, फर्स्ट बबल अपने पास फॉर्म होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट भी बोलते हैं। और जब मैं इस पॉइंट के नीचे जाऊंगा तो इस पॉइंट के नीचे जाऊंगा तो मेरे पास इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं ये वाला रीजन दिखा रहा हूँ, इस वाले रीजन में क्या होगा अपने पास, जब प्रेशर इस यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा तो इसमें अपने पास क्या रहेगा, लिक्विड और वेपर दोनों क्या करेगा, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेगा। अब वापस अपने पास जैसे पहले पॉइंट आया था तो यहाँ पे इस वाले जो कर्व है अपने पास, वेपर फेज कंपोजिशन और जो कर्व है ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अपन पहुँचेंगे कब, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। तो अभी अपने पास क्या है कि जब अपन इस पॉइंट से आगे जाएंगे, मतलब प्रेशर को और कम करेंगे, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, एकदम पूरे वेपर वाले रीजन में आ जाएंगे। तो वेपर वाले रीजन में आ जाएंगे मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि जो अपने पास लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम मिक्सचर था, और इस पॉइंट के बाद अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, वेपर बचेगा। और इस पॉइंट के पहले अपने पास क्या है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो मतलब जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, अपने पास लास्ट ड्रॉप बचेगा किसका, लिक्विड का। तो इस पॉइंट पे अपने पास क्या मिलता है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, लास्ट ड्रॉप मिलेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन नाम भी देते हैं क्या, ड्यू पॉइंट। तो इसको अपन बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अपने पास क्या मिलेगा, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिलेगा। और इसके नीचे अगर अब जब अपन वापस इसके नीचे मूव करेंगे तो इसके नीचे जब जाएंगे तो अपने पास क्या रहेगा, जितना भी लिक्विड अपन ने लिया था पूरा लिक्विड किसकी फॉर्म में रहेगा, वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो जो चीज़ अपन ने अभी देखा था तो यहाँ पे इसने लिख भी रखा है कि सपोज इनिशियली द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज़ वेरी हाई। मतलब वही वाला कंडीशन है कि अपन ने जो स्टार्टिंग में ए और बी का सॉल्यूशन लिया था उसके ऊपर क्या कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर रखा है, सो दैट नो वेपर एग्जिस्ट अबव द लिक्विड। तो लिक्विड के ऊपर कोई वेपर नहीं रहेगा। मतलब इतना प्रेशर अपने लगा रखा है कि पूरा का पूरा क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। मतलब जो फर्स्ट वाला रीजन था लिक्विड वाला रीजन, इस वाले रीजन में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब आगे बोल रहा है कि हैज़ वी डिक्रीज द प्रेशर। तो प्रेशर को अगर अपन डिक्रीज़ करेंगे तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे अपन प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज द प्रेशर अ पॉइंट बबल पॉइंट कम व्हेन वी क्रॉस द बबल पॉइंट कर्व। तो ये बोल रहा है कि एक बबल पॉइंट आएगा। बबल पॉइंट अपन ने क्या बोला था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट वेपर बबल बनेगा। तो इसने जो नाम दे रखा है अपने पास क्या, कि बबल पॉइंट कर्व। तो जो ये अपने पास
लिक्विड फेज कंपोजिशन वाला लाइन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट कर्व भी नाम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन बबल पॉइंट कर्व पे आएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, इस बबल पॉइंट कर्व पे अपने को पहला वेपर का बबल बनेगा, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट कर्व भी बोल रहे हैं। तो आगे बोल रहा है कि फर्स्ट बबल ऑफ वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसके बाद अपने को फर्स्ट वेपर क्या बनेगा, वेपर का बबल बनेगा, हेंस द नेम बबल पॉइंट कर्व, तो इसीलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट कर्व भी बोल रहे हैं, जैसा मैंने अभी तुमको बोला भी था। अब आगे बोल रहा है कि नाउ वी इंटर्ड इन द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन, तो वापस प्रेशर इन डिक्रीज़ करेंगे अपन इस वाले, तो अपन क्या करेंगे, मैंने बोला था कि इस वाले रीजन में अपन एंटर कर जाएंगे और इस वाले रीजन में अपने पास क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट रहेगा। ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द प्रेशर अ पॉइंट, तो जो कि क्या अपने पास ड्यू पॉइंट कम्स व्हेन वी क्रॉस द ड्यू पॉइंट कर्व, तो सिमिलरली जो अपने पास वेपर फेज कंपोजिशन वाला कर्व है, इसी को ही अपने पास क्या बोल रहा है, ड्यू पॉइंट कर्व। तो इस ड्यू पॉइंट कर्व को अपन जब क्रॉस करेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे, जो ये अपने पास ड्यू पॉइंट था इसके नीचे आ जाएंगे, तो ड्यू पॉइंट के अगर अपन नीचे आएंगे तो अपनों के पास सिर्फ क्या मिलेगा, वेपर ही मिलेगा। तो वही लिख रखा है कि व्हेन ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड हैज़ वेपराइज इनटू द वेपर, तो उसके बाद क्या होगा, अपने पास सारा लिक्विड जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जब अपन थर्ड वाले रीजन में आ जाएंगे। और आगे बोल रहा है कि देट इज़ ओनली लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन, तो जो अपने पास ड्यू पॉइंट है उस पॉइंट पे अपने पास क्या बचेगा, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचेगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो वेपर लिक्विड एग्जिस्ट इन द सिस्टम, तो इस पॉइंट के नीचे अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले रीजन में आ जाएंगे, थर्ड वाले रीजन में आ जाएंगे मतलब अपने पास पूरा का पूरा क्या रहेगा, वेपर मिक्सचर ही रहेगा। तो अपन ने ग्राफ बना लिया, इससे रिलेटेड अपन ने इसमें क्या किया, फेज भी रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन मिक्सचर है लिक्विड का उसको वेपर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपने को एक और चीज़ करना है, यहाँ पे इसी टाइप का ग्राफ अपने को बनाना है टेम्परेचर के साथ, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को वेरी कराएंगे, सेम जैसे अपन ने यहाँ पे किया वैसे ही करना है। तो अभी जो अपन बात करने वाले हैं, अभी अपन बात करेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। तो जो कंपोजिशन फेज डायग्राम अपने प्रेशर के लिए बनाया था वैसा ही डायग्राम अपने को क्या करना है, टेम्परेचर के साथ भी बनाना, और यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वही प्रेशर के साथ वेरिएशन देखना अपने को। तो देखो, तो पहले अपने को वही करना पड़ेगा, वहाँ पे अपन वेपर प्रेशर देख रहे थे, यहाँ पे अपन एक तरीके से क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के साथ डील करेंगे जो भी अपने पास लिक्विड से उनसे रिलेटेड। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसको समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इसे समझ सकते हैं अपन। तो पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब अपन ने क्या कर रखा है, एक लिक्विड ले रखा है, यहाँ पर देखो इस तरीके से मान लो कि एक लिक्विड ले रखा है और उसको अपन ने ऊपर से कवर कर रखा है, कुछ रख रखा है, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको हीट करना स्टार्ट करें तो इसको हीट करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर बढ़ता जाएगा क्योंकि वेपराइज होता जाएगा। तो जैसे जैसे वेपर यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पे क्या होगा कि जो अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, अंदर वाला प्रेशर जो है वो बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वहाँ उस पॉइंट पे क्या करेगा, ये लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अपने पास दो लिक्विड है, जैसा अपन पहले भी बात कर रहे थे कि अपने पास दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, ए और बी का अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस ए और बी के सॉल्यूशन में अपन बात कर रहे कि वोलेटाइल नेचर की अगर अपन बात करें ए और बी में, तो अपन ने माना था कि जो वोलेटाइल नेचर है वो ए का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है और बी का वोलेटाइल नेचर क्या है, कम है। तो ए का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, मतलब ए क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बी से ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो बी से ज़्यादा वेपर बनाएगा तो मतलब जो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ए का ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ बी।
तो जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अपन दोनों लिक्विड को लेंगे तो उस टेम्परेचर पे ए का जो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर वो ज़्यादा रहेगा बी से, क्योंकि ए का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है। तो अपन ये यहाँ पे वही दिखा रखा है कि जो ये लिक्विड है ए, इसका वेपर प्रेशर जो रहेगा बी के वेपर प्रेशर से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर टी। तो अब तो यहाँ पे कुछ ए का वेपर रहेगा इस टाइप से अपने पास। तो अगर अपन मान लें कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अपन ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लो कि ए का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए नॉट इक्वल टू 0.2 ATM, और ये बी है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, बी का कुछ वेपर रहा होगा अपने पास। इस तरीके से ये बी का वेपर है अपने पास, तो ये बी का जो वेपर है इसका भी क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर अपन बात करें तो कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा पी बी नॉट इक्वल टू 0.1 ATM। बी का कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बी का वोलेटाइल नेचर कम है, इसलिए उसका एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर भी क्या है, कम है। तो अब अपने को क्या करना है, इन दोनों लिक्विड्स को अगर अपन हीट करना स्टार्ट करें, कि अपन क्या करें, इन दोनों लिक्विड को बी को भी अगर अपन हीट करते हैं और ए को भी अपन क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे अपन हीट करते जाएंगे तो वेपर फेज का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विड को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विड फेज से निकल के किस में चले जाएंगे, वेपर में चले जाएंगे, क्योंकि उनका एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन क्या मान के चल रहे हैं 1 ATM, जिस एटमॉस्फेयर में अपन काम चल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस है वो कितना, 0.9 ATM, और यहाँ पे जो दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस है वो कितना अपने पास 0.8 ATM। और अपने को पता है कि ये भी लिक्विड तब बॉईल करेगा जब इसके अंदर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 ATM के बराबर हो जाएगा। बी वाला लिक्विड भी तब बॉईल करेगा जब उसका अंदर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 ATM के बराबर हो जाएगा। तो अब अपन ने हीट करना स्टार्ट किया, तो वैसे ही ए का तो वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, मतलब ए का तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जैसे तुम हीट करोगे तो 25 से कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक जाओगे टी तक, उसी में क्या हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है 0.2 वो क्या हो जाएगा 1 ATM के बराबर हो जाएगा किसी टी टेम्परेचर पे। और यहाँ पे भी अपन ने टेम्परेचर तो 25 ही रखा था, टी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अपन ने हीट किया तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो सिंपल से अगर कॉमन सेंस से सोचोगे तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेपर भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वेपर बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और ए के कंपेरिजन में तो रिलेटिवली ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि बी का जो वेपर बनाने की टेंडेंसी वो ए से तो कम है। तो इसको अगर मान लो कि अपन ने किसी टी डेज तक हीट किया, टी डेज मतलब कौन सा टेम्परेचर हो गया जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब उसका क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या है, टी, और बी का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या है, टी डेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि टी डेज ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू टी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट बी का है अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ए के बॉइलिंग पॉइंट से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बी को 1 एटमॉस्फेयर तक जाने के लिए, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए अपने को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन ने हीट करना स्टार्ट किया था, जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि 25 पे अपन ने हीट करना स्टार्ट किया है, तो बी का वोलेटाइल नेचर कम है, इसलिए उसका इनिशियल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, वैसे ही कम रहेगा जैसा अपन ने यहाँ पे माना था। इनिशियली बी का कितना माना 1 ATM, और ए का कितना माना 0.2 ATM। जाना दोनों को एक ही जगह है, कहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होते ही वो क्या करने लगेगा, बॉईल करने लग जाएगा। तो अपन ने देखा कि जो डिफरेंस है वो बी के लिए ज़्यादा है और ए के लिए डिफरेंस क्या है, कम है। और ए कम में एक और एडवांटेज है कि ए का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, मतलब उसको कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तभी वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, ज़्यादा वेपर बनाएगा तो उसका प्रेशर इजीली क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी बी के कंपेरिजन में जल्दी ही काम हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाएगा। मतलब जो ए है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और बी का वोलेटाइल नेचर भी कम है, और जिस टेम्परेचर अपने स्टार्ट किया वहाँ पे उसका प्रेशर भी कम था, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया अपने पास। तो अपने लिख दें कि बॉइलिंग टी यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। तो इतना तुमको समझ में आना चाहिए। अब अपना अगला स्टेप वही रहेगा कि अपने को ग्राफ दिखाना है। तो जब अपन ग्राफ दिखाएंगे तो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि देखो ये हो गया,
तो अपन वही करेंगे कि यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों एक्सिस पे तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों एक्सिस पे अपन ने मान लो कि इन दोनों एक्सिस पे अपन ले लिया क्या, टेम्परेचर, क्योंकि अभी अपन टेम्परेचर के साथ ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं। और इधर जैसे पहले अपन ने मोल फ्रैक्शन लिया था वैसे ही मोल फ्रैक्शन लेगा, अभी मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। और इधर अपन ने ले लिया क्या, मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स ए भी रहेगा, एक्स बी भी रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही वाई ए भी रहेगा और वाई बी भी रहेगा। तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, जैसे अपन ने पहले किया था सेम चीज़ वैसे लेके चल रहे। तो अगर तुमको ध्यान हो तो यहाँ पे अपन ने क्या माना था, एक्स ए 0 माना था और इधर एक्स ए क्या था 1, मतलब यहाँ पे एक्स बी क्या था 1 और एक्स बी इधर क्या था 0। मतलब यहाँ पे अभी अपने पास क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ बी ही प्रेजेंट रहेगा, बी ही प्रेजेंट रहेगा। तो प्योर बी है तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो भी क्या आएगा, बी के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। और अपन ने भी देखा कि बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो बी के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो दिखाएंगे अपन थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो ये अपने पास आ गया किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, टी बी। और इधर की तरफ जब इस वाले कॉर्नर पे अपन आ जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है 0 है, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या है ए प्रेजेंट है। और ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या है ज़्यादा, तो ए को अपन थोड़ा नीचे दिखा देंगे। ठीक है, अब इनके लिए अपन ऐसा कोई इक्वेशन निकालेंगे नहीं, ये तुमको ध्यान ही रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड इक्वेशन अपन देखते नहीं है। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के लिए जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के लिए अपने पास क्या आएगा, कर्व इसी टाइप के आएंगे, कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन किसी के लिए भी नहीं आएगा। तो इस टाइप के अपने पास क्या आ जाएंगे, कर्व आ जाएंगे। अब तुमसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि अपन ने 2 कर्व तो बना दिए, लेकिन कौन सा कर्व वेपर फेज़ के लिए और कौन सा कर्व लिक्विड फेज़ के लिए है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर अपने पास जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो अपने पास जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो हाई टेम्परेचर पे अपने पास क्या रहेगा, वेपर फेज़ रहेगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर मतलब तो वेपर रहेगा। और टेम्परेचर रिलेटिवली अगर लो टेम्परेचर रहेगा अपने पास तो लो टेम्परेचर पे अपने पास क्या रहेगा, लिक्विड फेज़ में रहेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये वाला रीजन एक तरीके से क्या है, लो टेम्परेचर वाला ये वाला रीजन। अगर मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे अपने पहले नंबरिंग दिया था कि अगर मैं फर्स्ट दे दूँ, इस वाले रीजन को मैं सेकंड दे दूँ और इस वाले रीजन को मैं क्या कर दूँ, थर्ड दे दूँ। तो फर्स्ट वाला रीजन एक तरीके से क्या है, हाई टेम्परेचर रीजन है, तो यहाँ वाला जो रीजन है ये क्या है, वेपर फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड वाला क्या है, लो टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट रहेगा इस वाले पूरे रीजन में। और सेकंड वाले रीजन में क्या रहेगा, वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट करेगा। तो टेम्परेचर के साथ अपने पास क्या आएगा, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो वैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपने पास ज़्यादा आते नहीं है, तो प्रेशर वाला है उसी से रिलेटेड अपने पास न्यूमेरिकल आता है।